डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब हमारे देश के थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद अब बस दूसरे व्यक्ति ये होंगे जिनको ये सम्मान दिया गया है। आपकी पार्टी अपने बलबूते पे 240 सीटें जीती और देश में उसको करीब 36.55% वोटें मिली, यानी कि 1.3 एलिजिबल वोटर्स ने आपकी पार्टी को वोट किया। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आपने स्पीच दी कि आपने कहा कि आज बड़ा मंगल है जब एनडीए सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी। आज बड़ा मंगल है। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी गाइडिंग लाइट होगी। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। आपने कहा कि हिस्टोरिक डिसीजन लिए जाएंगे आपके थर्ड टाइम में। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। आपने कहा कि हमारे इलेक्शन डेमोक्रेसी की सेलिब्रेशन है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी की तरफ अपनी कमिटमेंट दिखाई है। मैं आज एक सिटीजन आपको कई बातें कहना चाहता हूं, ये वीडियो इसके बारे में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इतनी सारी सीटें कैसे जीती, उत्तर प्रदेश में बीजेपी फैजाबाद की सीट कैसे हार गई, फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप कैसे रहा, इन मुद्दों की चर्चा होती रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप हमारे देश के थर्ड टाइम प्रधान सेवक बने हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने टर्म में करनी चाहिए और कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए। पहले स्टार्ट करते हैं इन चीजों से जिनको हमारे देश की सख्त जरूरत है। सबसे पहले नौकरियां। इस वीडियो को देखो। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज हमें मूवीज देखने की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि नौकरियां या आत्मविश्वास सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितनी जरूरी होती है। हरियाणा में तो एक पॉलिटिकल इशू बन गया था। कई लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, इस वजह से उनकी शादी भी नहीं हो रही थी। वीरेंद्र सागवान जिन्होंने समस्त अविवाहित पुरुष समाज क्रिएट किया, उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग एक अपमानजनक जिंदगी जी रहे हैं, मानो पूरा समाज उन पर हंसता है। इसलिए नौकरियां बस पैसों के बारे में नहीं होती बल्कि डिग्री और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में होती है। जब हम हमारे स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालेंगे, पिक्चर तो बहुत अच्छी दिखती है। पिछले 6 सालों के दौरान गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017 में 6% से 2022 में 3.2% तक गिरी है। सबसे पहले यूथ एम्प्लॉयमेंट, नौजवानों में बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा है जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन से। जहां जनरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है, यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट सरकार की खुद की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 10 पर है। सबसे गंभीर बात है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट उन नौजवानों में सबसे ज्यादा है जो एजुकेटेड है, जहां नॉन लिटरेट लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बस 0.2 है। उन लोगों में जिन्होंने सेकेंडरी पास किया है अनएम्प्लॉयमेंट 7% है। इसका मतलब बस एक है कि हमारे देश में नौकरियां तो है पर वह नौकरियां नहीं है जिनके बारे में हमें पढ़ाया लिखाया गया है। नौजवान सपने देखता है, उनका अपना सपना ये नहीं है कि वो जोमेटो में एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करे या फिर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाए। उनका सपना उससे ज्यादा है और यही सपना गुस्से में तब्दील होता है, जो आपने इलेक्शन में देखा ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल में पड़ा। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी वो तो हमें नहीं पता, पर कम से कम कई स्टेप्स उठा सकती है। पर आप जब डेटा पर और गहराई से नजर डालोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे देश में बेरोजगारी कम हुई है, क्योंकि इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे नौजवान को बहुत अच्छी नौकरियां मिल गई है, बल्कि इस वजह से हुई है कि उनको नौकरियां नहीं मिली है, इसलिए वह पापा मम्मी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार 3 तरीके के वर्कर्स को आइडेंटिफिकेशन एंटरप्राइजेज, यानी कि वो लोग जो अपने फैमिली में के बिजनेस में काम कर रहे हैं पर उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो बेसिकली देश के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लेने जाते हैं तो उनको मिलती नहीं, इस वजह से वो पापा के दुकान में बैठने लगते हैं और यही कारण है कि देश में बेरोजगारी कम हो रही है। पर क्या इससे रोजगार की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इसी वजह जॉब ग्रोथ ऊपर से देखोगे तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो रहे हैं और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ रही है, यानी कि लोग नौकरी ढूंढने की तलाश में है।